हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ टाइगर पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 11th का तीसरा चैप्टर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें बस न्यूमेरिकल प्रश्न ही है, जो आप इसे समझ जाएंगे तो आगे प्रश्नावली दिक्कत नहीं होगा। ये फिजिक्स भौतिक विज्ञान है, तो इसमें 3 चैप्टर है। रासायनिक समीकरण पर आधारित गणनाएं, स्टियोमेट्रिक, तो प्रॉब्लम्स बेसिक ऑन केमिस्ट्री, इक्वेशन सॉल्यूशन, स्टियोमेट्री। अब देखिए, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी रासायनिक समीकरण अभिकारक और प्रतिफल के बीच परिणात्मक संबंध प्रकट करता है, अर्थात उसे रासायनिक समीकरण की सहायता से हम बता सकते हैं कि अभिकारक के कितने परमाणु से प्रतिफल का कितना परमाणु प्राप्त होता है। इस संबंध पर आधारित गणनाएं स्टोयोमेट्री कहलाती है। ऐसी गणनाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया। तो ये आप पहले स्टियोमेट्री क्या है इसको डैश करके आप ये सारा डेफिनेशन लिख लीजिएगा, जो मैं आपको नोटबुक पर लिख करके आपको बताऊंगा। ठीक है, एक दोस्तों, मैंने आपको बुक को भी दिखाया। अब हम आपको कॉपी पर नोट करके आपको हम दिखाएं रासायनिक के समीकरण पर आधारित गणनाएं स्टोयोमेट्री। तो आगे हम आपको बताएंगे स्टोयोमेट्री क्या है। तो वही जो मैंने आपको दिखाया था वही है। कोई भी रासायनिक समीकरण अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच परिणामात्मक यानी कि परिणाम संबंध प्रकट करता है कि यानी कि परिणाम प्रतिफल और अभिकारक के बीच परिणाम प्रकट करता है, अर्थात या इसको आप इसमें भी बता सकते हैं। रासायनिक समीकरण की सहायता से हम बता सकते हैं कि अभिकारक का कितना परमाणु से प्रतिफल का कितना परमाणु प्राप्त होता है। इस संबंध पर आधारित गणनाएं स्टोयोमेट्री कहलाती है। तो ये जो गणनाएं होंगे वो क्या कहलाएंगे? स्टोयोमेट्री कहलाएंगे। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसे स्टार देख करके हम बताते हैं। ऐसी गणनाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित है। यानी कि जो स्फोटोमीटर है, स्टोयोमेट्रिक, यही है। इसके 4 भाग हैं, तो आप बारी बारी से देखेंगे। देखिए, भार संबंधित। अब भार संबंधित है तो इसमें एक नंबर में एक है, क्या है? प्रत्यक्ष अभिक्रिया। दूसरे में है क्रमांगत अभिक्रिया। अब देखिए, एक का 2 भाग है। ठीक है, तो आगे आपको बताएंगे 2, 3 आपको दिखाए भार आयतन संबंधित, ये दूसरा हुआ। और तीसरा है आयतन संबंधित, ये चौथा हुआ मिश्रणों का विश्लेषण। तो इन सबों के बारे में ही आपको ये स्टियोमेट्री में आपको बताएंगे। और आज मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा भार संबंधित, यानी कि भार संबंधित का 1 नंबर प्रत्यक्ष अभिक्रिया पर आधारित प्रश्न। तो आपको अभी हम कराएंगे जस्ट 1 मिनट में। मैं तो कुछ बात कर लेते हैं आप लोगों से। ये सब करने के बाद आपको प्रश्नावली करने में दिक्कत नहीं होगा। और प्रत्यक्ष अभिक्रिया पर आधारित हम क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे और अपने 1 या 2 क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे। और अपने बुक से मदद से आप समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आए तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, फोटो खींच के। हमको समझ में नहीं आया तो हमको समझाने का प्रयास करेंगे। और इसके जो प्रश्न होंगे उसको प्रश्नावली को मैं फुल डालेंगे, क्योंकि आज हमने 2 चैप्टर 1, 2 तो पढ़ लिए, लेकिन पढ़ा नहीं पाया आप लोग को। चलिए तीसरा से शुरू करते हैं। आगे है परमाणु संरचना, तो उनको भी विशेष रूप से ध्यान देंगे। जो हमारे चैनल से आपको सहायता मिले वो सहायता को ग्रहण कीजिए, और साथ साथ अपने सहायता के साथ साथ हमारे भी सहायता कीजिए। लाइक हमारे चैनल को कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके साथ साथ हमारा भी मनोबल बढ़े और हमें भी पढ़ने का जिज्ञासा करे और आपको भी पढ़ने का जिज्ञासा करे। थैंक्स। और आगे आपको बताते हैं भार संबंधित प्रत्यक्ष अभिक्रिया पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एक तो दोस्तों, आपके बीच हम एक क्वेश्चन को आपको लिखे हैं। क्या है? 5 ग्राम खड़िया यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप याद रखिएगा। 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटित करने के लिए कितने सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होती है? यानी कि अभिक्रिया करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को कितने सल्फ्यूरिक अम्ल की जरूरी होगी 5 ग्राम के लिए, खड़िया के लिए? तो वो निकालना है आपको। और साथ ही और अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम जो सल्फेट बनेगा, कैल्शियम सल्फेट जो बनेगा वो कितने बनेगा, मतलब 5 ग्राम खड़िया में कितना बनेगा, तो वो निकालना है आपको। आप पहले
सबसे पहले आप अभी हल करिएगा, अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिएगा। तो हम लिखते हैं खड़िया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, रिएक्शन क्या करेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पर इतना ही पूछा और इतना ही पूछा, लेकिन ये समीकरण ऐसा होगा। पहले आप अभिक्रिया जो है संतुलित समीकरण लिखिएगा, इसको लिख लिए तो सब काम हो गया। अब देखिए ये हुआ आपका 1 मोल, ये भी हुआ आपका 1 मोल और ये भी होगा आपका 1 मोल। आप देखिए इनका आप अनुभार निकालिए तो कैल्शियम का 20 होता है, 20 दूनी 40 हो गया दरमान, 40 और 6 दूनी 12, 40 12 हो गया 52, 52 और 48, 48 2 50, 50 यानी कि आपका 100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम। अब इसका निकालेंगे तो ये 98 ग्राम आएगा, 98 ग्राम, क्योंकि इसका आणविक भार आपने आप पिछली कक्षा में निकालना सीखा था, ठीक है। उसके बाद हम जब कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं 20 40 और एस का 16 32, 40 32 हो जाएगा, 70 72, 72 और 16 32 यानी कि 136 आपका ग्राम हो जाएगा। इतना ही निकालना था। अब क्या कर रहा है, अब प्रश्न में यही कि इसी और इसी में संबंध बता रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो इसी को करते हैं। तो अब चूंकि 100 ग्राम CaCO3 या खड़िया के लिए H2SO4 98 ग्राम चाहिए, ठीक है, 98 ग्राम चाहिए। इसीलिए 1 ग्राम खड़िया के लिए H2, इसको टोटल कर देते हैं, 98/100 ग्राम होगा, ग्राम चाहिए। अब देखिए इसीलिए 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए H2SO4 98 गुना 5, तो यानी कि गुना करेंगे तो 20 पंचे 100 ग्राम हो जाएगा चाहिए। तो 98/20 हो जाएगा। अब इसको कटापीटी करते हैं। जब कटापीटी करेंगे तो 10 बचेगा, यहाँ बचा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, तो आपका बचेगा 4.9 ग्राम। भाग देंगे तो यहाँ आप लिख सकते हैं, अतः 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए H2SO4 4.9 ग्राम चाहिए। आप आंसर लिख सकते हैं। एक तो हो गया। अब दूसरा क्या कहता है, इसको आप बढ़िया से ध्यान से अब देखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, खड़िया सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगी, और तो सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता कितनी होगी, तो यानी कि 5 ग्राम में 4.9 ग्राम जो निकाला आंसर। अब क्या कहता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो अभिक्रिया के बाद यानी कि अभिक्रिया जो किया वो कैल्शियम खड़िया में और कैल्शियम सल्फेट में कितना होगा, तो इसका निकालते हैं कि अभिक्रिया 5 ग्राम खड़िया में कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा। तो इसका निकालने के लिए आप थोड़ा देखते हैं, 1 मिनट। अब देखते हैं पुनः, क्योंकि हमने चूंकि 100 ग्राम निकाला था ना कैल्शियम कार्बोनेट, कट गया था। तो अब देखिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना ग्राम आपका बनेगा, तो आपने जब निकाला था 136 ग्राम निकाला था ना, क्या निकाला था, कैल्शियम सल्फेट। उस पेज में आपको पेज को पलटना पड़ जाएगा, इसीलिए मैं आपको बता दूं। तो कितना होगा, 136 ग्राम कैल्शियम सल्फेट बनता है। अब देखिए इसीलिए 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 136 ग्राम बटे 100 ग्राम कैल्शियम सल्फेट बनता है। इसीलिए 5 ग्राम एक ही नियम पर है, 136/100
पुनः 5। अब देखिए फिर 20 आ गया, 136 बटे 20। अब करते हैं 10 हो गया, यहाँ बच गया 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 5 हो गया, यहाँ बचा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी कि 34/5 बराबर हो जाएगा हमारा 6.1 यानी कि 6×5 ग्राम CaSO4। तो आप अतः कर सकते हैं, अतः 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट या खड़िया से 6.8 ग्राम कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो यही तो पूछ रहा था कंडीशन। क्वेश्चन को पढ़िए और कंडीशन को समझिए। तो अगला क्वेश्चन आपको, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा मतलब प्रश्न है, तो इसको दूसरा बताएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में 3-4 यानी कि जितने भी प्रश्न हमको करवाते जाएंगे, क्योंकि आप समझिए क्वेश्चन को। बच्चा तो बना लेता लेकिन समझ नहीं पाता, तो समझना ही बहुत जरूरी है। देखिए कि बुक में बना हुआ, लेकिन हम जब बनाते समझाएंगे ना, तो आप अच्छी तरह समझिएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 10 ml बिलियन की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडेट से कराने पर 0.5 ग्राम आयोडीन प्राप्त हुआ। तो बिलियन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अभिक्रिया का संतुलित समीकरण निम्नलिखित लिखेंगे। तो क्या है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2Ki प्लस H2O रिएक्शन 2KOH प्लस I2। देखिए आप आगे ये वाला जो टॉपिक है आगे समझिएगा। पहले हम जितना कर रहे हैं, आयोडीन प्राप्त होता है, यानी कि आयोडीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। तो आप इसे सॉल्व करते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं ना, जल 1 मोल है और इसका जो अनुभार निकालेंगे H2 का 2 हो जाएगा, और ये 16 2 18 ग्राम हो जाएगा। फिर इसका I2 का में इसमें संबंध है, जल और आयोडीन में संबंध है, तो इसका 1 मोल हुआ। अब 1 मोल हुआ तो इसका कितना हुआ, आयोडीन कितना होता है, तो आयोडीन का परमाणु 254 होता है ग्राम, तो इतना हुआ। अब आप समझते हैं आगे। देखिए आपको यहाँ पे वो छूट गया था, Ki प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जल नहीं है, H2O2 है, तो क्या हुआ 2KOH प्लस I2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना ना। तो वही तो बोल रहे थे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 10 ml बिलियन में। तो जो समीकरण लिखे, अगला देखते हैं अगले। अब देखिए, अब चूंकि 254 ग्राम आयोडीन में 34 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से प्राप्त होता है, इसीलिए 1 ग्राम आयोडीन में 34/254 सेम उतर जाएगा। फिर इसीलिए 0.5 का रहा था क्वेश्चन में, 0.5 ग्राम, 34 गुना 2 पर 0.5, 1 बढ़ाएंगे तो 10, 2 से भाग देंगे 17 बटे 2 पर 5 254 H2O2 होगा। तो इसको भाग देंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 0.067 ग्राम H2O2।
अतः अब देखिए इतना आया, अतः 10 ml बिलियन में 0.67 ग्राम H2O2 है। अब देखिए, इसीलिए 100 ग्राम ml बिलियन में तो कितना होगा HO2, तो 1 मिनट 10 है तो पहले यहाँ 1 ले लेंगे ना, तो आपको समझने में आसानी होगा। 1 होगा तो 0.67 ग्राम बटे 10 ml H2O2। अब देखिए, इसीलिए 100 ml ग्राम में तो 0.067 बटे 10 गुना 100 होगा ना, तो 10 कटा। अब यहाँ उड़ाएंगे तो कितना आएगा, 3 जीरो आया ना, 3 जीरो, 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा है H2O। ओ आपने दिखा, सॉरी 1 मिनट, तो 66 0.067 बटे 10 गुना 100 किए। अब इसको पॉइंट बढ़ाएंगे तो 3 शून्य आया, तो 100 कैंसिल, 1 शून्य 10 बचा, यहाँ 10 है ना, 10 तो यहाँ कैंसिल, तो बचा इतना, तो यानी कि 67 बटे 100 H2O2। आप कितना होगा, बराबर करेंगे तो 0.67 ग्राम H2O2 है। अर्थात आप कह सकते हैं अतः बिलियन में H2O2 की प्रतिशत की मात्रा 0.67 ग्राम है। इनसे तो करना था।